आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग उसको आगे बढ़े। आवाज आ रही है वीडियो की कि नहीं? हेलो। Yes, sir. Wave nature of electron. In 1924, Louis de Broglie proposed wave nature of electron. De Broglie's equation. Bohr treated electron as a particle. But according to de Broglie, every particle of matter in motion has wave character. So these are called matter waves. Wavelength of matter waves. Lambda is equal to h by mv. This is called de Broglie equation, where lambda, de Broglie's wavelength, h, Planck's constant, m, mass of particle, electron, v, velocity of moving particle, electron. Derivation of de Broglie's equation. According to Einstein's mass-energy relation, E is equal to mc square, equation 1, where m is equal to mass of particle, c is equal to velocity of radiation. According to the Planck's quantum theory, E is equal to h nu, equation 2, where h, Planck's constant, nu, frequency of radiation, equalize 1 and 2, mc square is equal to h nu. But nu is equal to c by lambda, mc square is equal to hc by lambda. Cancel c on both sides, mc is equal to h by lambda. Therefore, lambda is equal to h by mc, equation 3. This is de Broglie's equation. De Broglie relation. Definition. The momentum of a particle in motion is inversely proportional to the wavelength of the waves associated with it. From de Broglie's equation, lambda is equal to h by mc, equation 1. But momentum of photon, p, is equal to mc, 2. Substitute equation 2 in equation 1. Lambda is equal to h by mc is equal to h by p, where h is constant. Therefore, lambda is directly proportional to 1 by mc, or lambda is directly proportional to 1 by p. This is de Broglie's relation. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 39 स्टूडेंट अभी इस समय प्रेजेंट है। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ। स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोग को? हेलो। Yes, sir. तो दिस वन इज यूनिट नंबर 3, वेव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो इसमें हम जनरली वही सेम चीज डिस्कस करेंगे कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डी ब्रोगली वेव एज ए मैटर वेव, वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी, वेव फंक्शन, मैटर वेव एज ए ग्रुप, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, पार्टिकल डिफ्रैक्शन, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही दो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी का, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम थ्योरी। ओके, याद रखिए हम जितनी भी इंजीनियरिंग की पार्ट पढ़ते हैं तो जनरली हम डिस्कस करते हैं बिफोर 1900 एंड आफ्टर 1900 की बात का। तो बिफोर 1900 में हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी, एंड क्लासिकल थ्योरी में हमने आपको पहले भी जैसे कि यूनिट 1 में बताया था कि क्लासिकल थ्योरी डिपेंड अपॉन द जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे था। तो उस समय तक इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो ऑल द थ्योरी लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल दिस थिंग इज एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। ओके,
But after the 1900th century, when we discovered the quantum theory, that means the high energy physics, या हम उससे बोलें क्वांटम फिजिक्स बोलें या मॉडर्न फिजिक्स, तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो उस समय यदि हम बोलें कि उससे पहले, यानी कि क्लासिकल थ्योरी में हम बोलें कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो such photoelectric effect, Compton effect, and black body radiation cannot be explained by the wave theory, and these theory can be explained with the help of particle theory। कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि इंटरफेरेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीनों चीज जो तीनों फिनोमेना किसकी है, लाइट का है। और आप देखेंगे फिर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें या फोटोइलेक्ट्रिक, ये भी क्या है आपका लाइट की थ्योरी है। तो दोनों ही लाइट की थ्योरी है और दोनों को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन करने में हम डिवाइड कर दिया कि वेव थ्योरी भी है हमारे पास और पार्टिकल थ्योरी भी है। तो ये वेव थ्योरी हम करते हैं 1900 यानी क्लासिकल थ्योरी के बेस पे, और पार्टिकल थ्योरी यानी फोटोन की जब बात करते हैं तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट की बात करेंगे। तो ये सब चीज हम करेंगे पार्टिकल थ्योरी के बेस पे। तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन, द एनर्जी ऑफ लाइट is concentrated in a small packet called the photon। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है जब भी किसी चीज से, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होके क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो हैंस लाइट बिहेव ऑन द वन हैंड एज ए पार्टिकल, ऑन द अदर हैंड एज ए वेव। तो दैट्स व्हाई लाइट बिहेव एज ए ड्यूल नेचर। तो लाइट का जो नेचर होता है ड्यूल होता है, तो वो कभी वेव की तरह बिहेव करता है और कभी पार्टिकल की तरह। तो इसलिए हमने उसको नाम दिया है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ लाइट। ये तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीज आपने 12th क्लास में पढ़ी थी वेव थ्योरी के बेस पे, ठीक है। लेकिन जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, तो पता चला पार्टिकल थ्योरी। यानी उस समय तक हमको इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं पता था। तो उस समय तक हम समझते थे कि जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो हम केवल क्लासिकल थ्योरी के बेस पे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 1900 के बाद जब नई चीज इन्वेंट हुई, वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टीन थ्योरी के बेस पे थी, और आइंस्टीन थ्योरी के बेस पे हमने पहली थ्योरी कौन सी पढ़ी थी, रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी के बाद बहुत सारी चीज आगे बढ़ती गई, उसमें हमने ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही अब बता रहे थे, अभी जब डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी चीज हमारी है, कोई भी चीज जब रिलीज होती है, जब एक्चुअल में कोई भी, जब किसी भी मेटल पे लाइट स्ट्राइक करेगी, या तो वो लाइट एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या इमिशन ऑफ लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इन द डिस्क्रीट फॉर्म, एंड दैट डिस्क्रीट फॉर्म इज ए पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं निकलती है। कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं निकल के वो किस फॉर्म में निकलेगी, ऐसे बंडल्स के रूप में, ये इस टाइप से। तो ये क्या है, E इज इक्वल टू क्या है, ये एच न्यू, फिर E इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू। इस तरह से बंडल्स होंगे एनर्जी के। तो ये एनर्जी के बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो वेयर H इज द प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ओके। तो अब हमारा सारा जो कुछ कंसंट्रेशन है वो फोटोन पे है, फोटोन एज ए एनर्जी सोर्स। तो इस एनर्जी सोर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये हमारे लिए सबसे इनिशियल यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि हम पहले जाने कि फोटोन में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि इस फोटोन से हम सारे चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फोटोन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज द फर्स्ट इनिशियल प्रॉपर्टी कि फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है। दूसरी, हमने फोटोन का रेस्ट मास जीरो प्रूव किया, इट हैज द जीरो रेस्ट मास, ठीक है। एंड द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, ये भी हमने यानी कि यूनिट फर्स्ट में देख रखा है। मोमेंटम हमको पता है, अभी अभी बताया था, E इज इक्वल टू ई, यानी कि E इज इक्वल टू पीसी होता है। तो E इज इक्वल टू पीसी के बेस पे हमने ये निकाला है। तो ये E इज इक्वल टू पीसी। फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, energy of photon depend upon the frequency of photon, so that the energy of photon does not change when photon travel from one medium to another medium में करेगा, तो वो चेंज नहीं करेगा।
तो जो फंडामेंटल जितने भी वो हैं हमारे पास, तो वो हम सबको पता होने चाहिए फोटोन के बारे में। फिर फोटोन की सबसे बड़ी चीज कि फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी आपको याद रखना है। फोटोन में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन, तो फोटोन डिफ्रैक्शन भी करता है, डिफ्रैक्शन के रूप में भी आप करेगा काम। फोटोन आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। लेकिन मेन मेन कॉन्सेप्ट आपको यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, तो आपको उसमें बताना है कि फर्स्ट कि फोटोन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, इट हैज द जीरो रेस्ट मास, फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, फोटोन आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें कुछ नहीं होता है चार्जेस, जीरो रेस्ट मास के साथ होता है। फोटोन में सो द डिफ्रैक्शन, अब आप बोलोगे सर ये डिफ्रैक्शन भी कर रहा है अंडर सर्टेन कंडीशन, तो उस कंडीशन को अभी हम देखेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हम प्रूव करेंगे रियल लाइफ में भी कि क्या वाकई में ही ऐसा कुछ होता है कि नहीं। फोटोन आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो क्या होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये भी हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो ड्यूल नेचर होने की वजह से ये सारी चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से द ऑप्टिकल फिनोमेना like reflection, refraction, interference, diffraction and polarization could be explained by the wave theory, but at the same time wave theory of light failed completely to explain the photoelectric effect, Compton effect, absorption and emission of radiation by substance, and so many other Zeeman effect also. The short range, the short wavelength limit of continuous X-ray वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो दिस फिनोमेना कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी मतलब मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स मतलब हाई एनर्जी फिजिक्स के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं। सो इट अपीयर्ड एज इट रेडिएशन प्रेजेंट इन सच फॉर्म एज टू सपोर्ट द वेव थ्योरी। तो इस तरह से रहता है कि वो वेव थ्योरी को सपोर्ट करता है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट लीड टू थिंक अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट द मैटर। तो मैटर के मैं इफ द मैटर पार्टिकल बिहेव एज ए पार्टिकल एज ए वेव, दोनों चीज हमको डिस्कस करनी है। तो हमारे सिलेबस में जो पहला है जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको निकालना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो है, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। तो उसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इफ लाइट विच आर ट्रेडिशनली अंडरस्टूड एज ए वेव आल्सो टर्न आउट टू हैव अ पार्टिकल नेचर, तो वो किस तरीके से होगा, लाइट इज ए पार्टिकल होगा या वेव होगा, दोनों की तरफ से। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के लिए हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, जो भी आपको बताया। तो लुइस डी ब्रोगली ने क्या किया, सजेस्ट किया कि लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा हैज ए ड्यूल नेचर, दे आल्सो कैन हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो उसमें एक्सपेरिमेंट हमको देखना पड़ेगा कि किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको हम प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पहले क्वेश्चन पुट करें, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट के जितने भी फिनोमेना आप 12th क्लास में पढ़े हैं और अब जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सब क्या हो गए, कुछ क्लासिकल थ्योरी होती है और कुछ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कुछ आप वेव थ्योरी से पढ़ते हैं और कुछ पार्टिकल थ्योरी से। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं हम ड्यूल नेचर। तो ड्यूल नेचर मतलब क्या हो गया, वेव प्लस पार्टिकल इज इक्वल टू हो गया ड्यूल नेचर, ये ठीक है। तो ड्यूल नेचर के रूप में हमको इसको देखना है। कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो। नो सर। नो सर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो यही पूछा जाता है, डिस्क्राइब द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, पहले ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है आपका, क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव क्या होता है और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको समझाना है। तो आपको बहुत ब्रीफ में लिखना है, फिनोमेना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कैन एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी, but at the same time when we discuss about the photoelectric effect, Compton effect and black body radiation cannot be explained by the wave theory। ठीक है,
it can be explained with the help of the particle theory of light. So according to Einstein लिखना है, according to Einstein, the energy of light is concentrated in a small packet called photon. Hence, light behave as a wave on the one hand and light behave as a particle on the other hand. So light has a dual nature. तो ये कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा आपको थ्योरी में समझाना है. तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पहला क्वेश्चन कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए निकालना है. तो डी ब्रोगली वेव क्या है? एक और जो साइंटिस्ट उन्होंने कहा था कि अ मूविंग पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद वेव, यानी जो भी पार्टिकल मूव करेगा, दिखाई दे रहा है आपको, ये वेव है. अब ये जब वेव मूव कर रहा है तो इसके साथ पार्टिकल हमेशा याद रखना एसोसिएट होगा, अलग नहीं होगा. जैसे जैसे वेव प्रोपागेट करेगा पार्टिकल एसोसिएट होगा, तो इसको बोलते हैं मैटर वेव. याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मैटर वेव. यहाँ लिख दिया है, द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज डी ब्रोगली वेव आर द मैटर वेव. तो ये मैटर वेव है. तो आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है कि ऑलवेज वेव इज एसोसिएटेड विथ पार्टिकल, पार्टिकल से अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा. तो अभी अभी हमने जो एक छोटी सी क्या कहते हैं क्लिपिंग देखी थी, उसमें हमने प्रूव किया था कि किस तरीके से हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं. तो उसी को मैं अब फिर से प्रूव कर रहा हूँ स्लाइड के थ्रू. मैं हेडिंग डाल रहा हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना हमको. ठीक है, तो ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है कि एनी मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m, कोई भी एनी मटेरियल पार्टिकल मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है, हैज वेव एसोसिएटेड विथ, यानी कोई पार्टिकल है m मास का और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये समझ लीजिए, अभी जैसे हमने जो पिक्चर दिखाया था ये अब इस पे क्या है? पार्टिकल एसोसिएटेड है, मास क्या है? m है, वेलोसिटी v है. ठीक है, तो दिस वेव इज नोन एज ए मैटर वेव, राइट. सो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. ये हमको प्रूव करना है. p इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? p इज इक्वल टू क्या होता है? mv. तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv. ये आपको प्रूव करना है. किस तरीके से होगा? h इज द प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल और v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो आपको लिखना है कि लेट अस कंसीडर photon which is considered to be wave of frequency nu. तो फ्रीक्वेंसी यदि किसी फोटोन की, तो एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C बाई लेमडा. ये हम ऑलरेडी जानते हैं न्यू. तो ये है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोई फोटोन को कंसीडर किया, उसकी हमने एनर्जी निकाली. तो इन जनरल जितने भी फोटोन होती है, और फोटोन हमने बताया बंडल्स के होते हैं, और बंडल्स में जो एनर्जी निकलती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू. तो ये एक कोई फोटोन है, सपोज ये बंडल है, उसकी एनर्जी है. अब ये एनर्जी आपके सामने हो गया. बट नाउ वी कंसीडर दिस फोटोन as particle of mass m, its energy is given by, जब हम बात करते हैं तो उसको E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो दोनों को ही हम कंपेयर करा दें, यदि दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी है, लेमडा. तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर. तो ठीक, ये हो जाएगा h अपॉन एम सी. और इस एम सी को क्या बोला जाता है? P.
मोमेंटम मोमेंटम P. ठीक आ रहा है तो P हो जाएगा मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू H/P हो जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो दिस वन इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम सारी चीज प्रूफ करेंगे, हम जितनी भी चीज हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यही हमने यहाँ दिखाया है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटोन कितना लिया हमने, E इज इक्वल टू H न्यू। ठीक है, ये लिया है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये Hc/λ। फिर हमने बताया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल टू mc²। तो दोनों को ही हमने कंबाइन कर दिया, दोनों को आप क्या करें, कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करने के बाद ये फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू H/mc, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू H/p। इसी को बोलते हैं विच इज एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक छोटा सा ये डेरिवेशन है। तो ये 5 नंबर का डेरिवेशन आपका आएगा, जिसमें पूछा जाएगा describe the de Broglie hypothesis and obtain the equation for de Broglie wavelength of matter wave। तो आपको पहले डिफाइन करना है, ये डेफिनेशन जो लिखा है ये आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू द de Broglie a moving material particle can be associated with wave, the wave associated with moving particle are known as the de Broglie wave या मैटर वेव। ये आपको लिखना है, ये डायग्राम बना देना है आपको। उसके बाद आपको ये डेरिवेशन जो अभी हमने बताया था उस तरीके से डेरिवेशन आपको लिखना है। कोई पार्टिकल कंसीडर करना है, उसके बेस पे आपको करना है। तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे, लेकिन अब उससे पहले हमको डिस्कस करना है कि क्या डी ब्रोगली वेव को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी ब्रोगली वेव इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन ऑफ टेम्परेचर, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पोटेंशियल। तो कैसे कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। किसी कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए यहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी कोई डाउट? हेलो, No. ठीक है, तो हम अब हम क्या देख करने जा रहे हैं, जो लैम्डा है, लैम्डा को हम किस तरीके से अलग अलग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मैं इसको 3 पार्ट में कर रहा हूँ, और देखिए इस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी से बता दे रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आता है। मैं इसको 3 पार्ट कर रहा हूँ, देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो मेरे को डी ब्रोगली वेव लेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रूप में, और डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के रूप में कैसे करेंगे। और यही क्वेश्चन यदि आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल के रूप में, तो ये तीनों ही क्या कहते हैं, आपके फॉर्मूले हैं एक तरीके के। तो सबसे पहला हम डिराइव करने जा रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रूप में कैसे हो। तो मान लीजिए यहाँ पे आप लिखेंगे कंसीडर, ठीक है, कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होती है बताइए? हाफ mv²। हाफ mv²। Half m. ठीक है, अब हाफ mv² के बराबर होती है। मैं इसको काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख दिया। अब इसको बताइए, इसको मेरे को मोमेंटम के रूप में चेंज करना है, तो मैं क्या क्या करूंगा इसमें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बताइए। ये मोमेंटम बन जाए, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दें यदि, ये हो जाएगा m² v²/2m। तो ये बन जाएगा p² बाई 2m।
ठीक है, तो हमको पी स्क्वायर निकाल लीजिए, पी स्क्वायर बराबर कितना होगा 2m काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। तो P इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2m के ई। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन पी, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये पहला फार्मूला आपका निकल के आ गया काइनेटिक एनर्जी। सर सर m की जगह सर अगर हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर पे हाफ पी वी लिख देते तो सर जैसे वी मतलब वी स्क्वायर है तो मतलब एम वी इक्वल एम वी होता है सर। क्या बोल रहे बेटा, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? अगर फॉर्मूला एम के वो वी के टर्म में ले आते तो वी के टर्म में मतलब कैसे? सर जैसे कि आप हाफ पी और वी लिख देते सर। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। कैसे कर लो, इजी गोइंग होना चाहिए आपको, क्योंकि फिजिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि आप किसी तरीके से प्रूव करो, हमारा फार्मूला ये आना चाहिए। ठीक है, आप लेके कुछ भी चल सकते हैं, उसमें आप फ्री हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी चीज को डी ब्रोगली वेव को काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम कर रहे हैं, लेकिन इसी को यदि मैं टेम्परेचर के रूप में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा? तो आपने 12th क्लास में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या पढ़ा था, बताइए क्या होता था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, बताइए? एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई आपकी एम बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होती थी? नहीं नहीं, याद करो जब आइडल गैस के लिए, हाँ आइडल गैस के लिए पढ़ते थे आप लोग, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती थी 3/2 के टी। क्या आ गया? तो इन दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी। तो 2 से 2 आप कैंसिल हो गया। अब दोनों इसको फिर मोमेंटम बनाना, तो दोनों तरफ एम का आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम 3 के टी। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 3m के टी। तो P इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 3m के टी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी होता है, तो ये हो जाएगा 3m के टी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया ऑन बिहाफ ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा कि जो आप ले रहे हैं ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसलिए के ई लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों में ही अंतर ध्यान रख लेगा आप। या तो इसको इस तरीके से लिखना है ई के काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ भी के लिख देंगे, के मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी होता है, जबकि यहाँ के का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से है, यहाँ के का मतलब काइनेटिक एनर्जी से है। ठीक है, तो हम इसको हम यानी कि टेम्परेचर के बिहाफ पे भी हमने प्रेजेंट कर दिया। अब इसी इक्वेशन को हम बोल रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो इसमें क्वेश्चन को चेंज करके पूछेगा आपसे। यूनिवर्सिटी में क्या पूछा है कि सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल, या सीधा सीधा पूछेगा प्रूव दैट लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी, ये पूछेगा प्रूव करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हुआ। या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो हमको क्या करना होगा, हम बोलेंगे कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated through a potential difference v। मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इसको यदि मैंने पोटेंशियल दे दिया, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देने से क्या होता है, बताइए? क्या चीज में इंक्रीमेंट होगा उसके? बोलिए भाई, कोई भी काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा।
ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क किया गया इस इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल के द्वारा जो वर्क किया गया वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर होगा। अब इसको फिर से हम सॉल्व कर देंगे, ये सॉल्व हो सकता है फिर से, तो ये हो जाएगा आपका 2EV, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, तो ये हो जाएगा 2MEV इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p बराबर हो गया अंडर रूट 2MEV। तो लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू हो गई h अपॉन अंडर रूट 2MEV। तो ये हो गया पोटेंशियल के फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर ये कैसे प्रूव करेंगे, जो ऊपर प्रूव करने का है, तो आप सब इनकी वैल्यूज को यदि आप पुट कर दिए इस पे, जैसे h है, h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है, अंडर रूट 2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 की 9.1 10 टू द पावर कितना होता है माइनस 23 होता है। कितना होता है बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, और चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, एच की वैल्यू है, इन सबको जब सॉल्व करोगे तो इतनी आ जाएगी वैल्यू। वी की वैल्यू पुटअप नहीं करना है क्योंकि इसको हमको दिखाना है, तो 12.27 अंडर रूट वी के बराबर आएगा, तो यही आपको प्रूव करना है। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, या फिर इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, एक एक कोई सा भी एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा और बताया पूछा जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। तो तीन तीन फॉर्मूले हो गए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m/kT, इसके भी पूछा जा सकता है या इससे ही पूछा जा सकता है, तीनों को अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है, तो किसी को कोई डाउट हो तो पहले समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों डेरिवेशन आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आएगा, इन तीनों डेरिवेशन में कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपसे पूछा जरूर जाएगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखे, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, या डी ब्रोगली इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वाला हमने बता दिया कि ये जो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है उसको दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो वो हमने क्वेश्चन बता दिया, या पूछा जाएगा सीधा सीधा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट बी, प्रूव करिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? और याद रखिए तीनों ही एक साथ पूछे जाते हैं, हो सकता है हम इंटरनल में जब सेकेंड यूटी हो तब ये क्वेश्चन हम आपको दें, या से रिलेटेड न्यूमेरिकल दें। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। क्लियर है ना? आगे चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तो तब हम समझ में आएगा कि हम कितना कितने मार्क्स में आती है सर अगर तीनों डेरिवेशन एक साथ आ जाती हैं? तीनों छोटी डेरिवेशन है तो 5 नंबर में ही आती है, लेकिन आपका पैटर्न चेंज हो गया है तो 10 नंबर में ही आएगा अभी। ठीक है, 5 में नहीं देंगे अब। और 2 नंबर में केवल पूछेगा तो कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर में आपको न्यूमेरिकल में उसमें शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ सकता है कि डिराइव द डेरिवेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, 2 नंबर वाले में किसी में पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अपना अपना पेन पेंसिल ले लीजिए, तैयार रहिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल ले रहा है, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 1 into 10 to the power minus 15 kg। ठीक है, मूविंग एट स्पीड 2 millimeter पर सेकेंड। ठीक है, एंड
an electron whose kinetic energy is 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ of alpha particle of mass 1 into 10 to the power minus 15 kg moving at speed 2 millimeter per second। ठीक है, स्पीड दी हुई है आपको। एंड इलेक्ट्रॉन whose kinetic energy is 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे सॉल्व करेंगे? कौन कौन सा इसमें फार्मूला लेना है, पहले वाले में और दूसरे वाले में, बताइए। पोटेंशियल के टर्म्स में होगा। कहाँ पोटेंशियल कहाँ दिया है यहाँ पे? सर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होगा। कौन सा फार्मूला यूज करना है ये तो फर्स्ट वाला बताइए। एच एच अपॉन में √2m पहला फार्मूला जो हम लेंगे लैम्डा इज इक्वल लेंगे एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा यहाँ से? पहले यदि हम निकालेंगे तो लैम्डा एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 10 टू द पावर माइनस 34। एम इज इक्वल टू एम वी, आपको मास दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 एंड 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करें, चलिए निकालिए, सॉल्व करिए कितना आ रहा है। जो वैल्यू आएगी उसको दूसरे वाले में आपको पुटअप करना है, काइनेटिक एनर्जी वाले में, 2m ई के वाले में। तो यहाँ से आपकी वेवलेंथ निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 2016-17 में पूछा गया है। तब 5 नंबर में पूछा गया था, अब 10 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए निकालिए जरा कितना आ रहा आंसर, देखिए जरा। सभी लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेटर लेकर बैठा करिए, मैं नाम लेके पूछूंगा। सर एक चीज बताइए, स्पीड हाँ। कितना है? स्पीड कितना है? 2 मिली स्पीड बेटा दिया हुआ है 2 मिलीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना हमको स्पीड। मिलीमीटर। ठीक है सर, मिलीमीटर है। ओके सर। ये जो लिखा हुआ है मैं क्लियर कर देता हूँ, 2 मिलीमीटर पर सेकंड। मेरे को लैम्डा निकाल के बताइए, दोनों का लैम्डा कितना आ रहा है, पहले वाले केस के बेस पे और दूसरे वाले केस के बेस पे। गोपाल कितना आ रहा है आंसर? गोपाल गोपाल ये सर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अंकित सर 3.33 3.33 10 टू द पावर 10 to the power सर 10 to the power 16 फर्स्ट वाले का। ओके 3.33 10 टू द पावर 16 मीटर, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू को आप क्या कहते हैं यूज कर सकते हो आप, या मत करिए। इसको कहाँ यूज करना है? इसको तब नहीं, दूसरे के लिए आपको यूज करना है। अब दूसरे के बेस पे जो निकालिए, ये इस बेस पे 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 √2 m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इतना। ठीक है, अब आपको दिया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 120 into 1.9 से मल्टीप्लाई होगा, 1.6 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, 120 इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना आंसर आ रहा है। जो आंसर आएगा वो दूसरे केस के लिए हो जाएगा लैम्डा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए बेटा। हाँ पूछिए।
सर ये सर आइंस्टीन के सर मास एनर्जी थ्योरम मतलब सर थ्योरम से रिलेट किया गया है, लेकिन सर उसमें स्पीड तो लाइट के इक्वल होता है सर, इसमें स्पीड तो बहुत कम है, तो फिर ये कैसे हो सकता है सर? क्या चीज, क्या बोल रहे बेटा मेरे को एक बार फिर? ये स्पीड जो है बहुत कम है ना? यस सर। और ये सर आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्वेशन से निकाला गया है ये सर। देखिए, ये P इज इक्वल टू क्या लिया है हमने? M भी लिया है। एम बी। और यस सर। और आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है? P इज इक्वल टू एम सी। हाँ, तो इसलिए ठीक है। तो हम इस जब लेंगे, जब इसको क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी के बेस पे या मॉडर्न फिजिक्स के बेस पे, तो हम इसको चेंज कर देते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो इस चीज को आपको अभी हम इसलिए बता रहे हैं, एक क्वेश्चन तो आपको हम क्वांटम थ्योरी के बेस पे, अभी क्लासिकल और क्वांटम के बेस में जो डिफरेंस है क्वेश्चन देंगे तब आप आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि क्लासिकल थ्योरी लगेगी। अब देखो कहीं किस जगह, किसी किसी जगह पे E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m होता है। ठीक है, तो ये वाला आपको लगाना है, या काइनेटिक एनर्जी लगानी आपकी है आवाज हाफ। बहुत स्लो आ रही है। हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2 होता है। आप काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं K इज इक्वल टू हाफ mv², ये लिखते हैं ना? तो ये किसके बेस पे लिखते हैं आप? किस थ्योरी के बेस पे लिखते हैं? क्लासिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी? क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी। और p²/2m जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे उसको क्वांटम थ्योरी के बेस पे। तब आप वहां पे जज करना है, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा जज किया कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहाँ बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड यदि कम हो तब क्या केस होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो तब आपको क्या लेना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देते हैं, फिर आप जज करना कि वहाँ क्या लगेगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन, आपने बहुत सही जज किया है। इसी टाइप से ही वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जनरली। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जज करना अभी कौन सा लगेगा उसमें। उसमें तो खैर कई लोग हैं, आप दूसरा बताता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका an enclosure filled with helium is heated to 400 Kelvin. A beam of helium atom emerge out of the enclosure. Calculate the de Broglie wavelength corresponding to helium atom. मास ऑफ हीलियम आपको दिया हुआ है 6.7 10⁻⁻27 होता है। कैसे निकालेंगे? पूछ रहा है कि कोई हीलियम है जो गर्म हो रहा है 400 केल्विन पे। अब बीम ऑफ हीलियम एटम इमर्ज आउट ऑफ द इनक्लोजर से बाहर निकल रहा है, तो कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, कितना वो वेवलेंथ इमर्ज आउट करेगा जबकि उसका मास दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/√3m 3m KT। KT। तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितने के बराबर होता है? 1.3। ये सब ना जितने भी कांस्टेंट की वैल्यू है आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मास आपको गिवन है ये m, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है 400, तो आपको यहाँ से लैम्डा निकल सकता है, सिंपल। ये इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन। तो
इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अभी हम देख रहे थे ये सारी चीज। ठीक, तो डी ब्रोगली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ द, अब इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन का मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। डी ब्रोगली आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। पहली चीज तो यही बतानी है, वो पार्टिकल के साथ मूव करती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ द पार्टिकल। ये भी आपने अभी प्रूव किया है। If particle is at rest, the de Broglie wavelength is infinite. ये भी बताना है, such as such wave cannot be visualized, वो हमको visualize नहीं कर सकते। ठीक है, de Broglie wavelength is independent of charge of the particle, से अलग होता है। आपको ये भी बताना है de Broglie wavelength of wave associated with moving light particle is greater than the wavelength associated with heavier particle. फिर से एक बार आप बता रहा हूँ, द डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो वेवलेंथ है, वेव एसोसिएटेड विथ लाइट, हल्की जो पार्टिकल होंगे विथ मूविंग विथ लाइट पार्टिकल, इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द हैवी पार्टिकल। हैवी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड ही कोई है तो उससे कहीं ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट पार्टिकल की। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आपको बताना है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ स्लो मूविंग पार्टिकल, जो स्लो स्पीड से जा रही हो उसका वेवलेंथ कहीं ज्यादा होगा, ग्रेटर देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फास्ट मूविंग पार्टिकल। तो जो स्लो से जा रहा होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा फास्ट के रिस्पॉन्ड में। तो ये भी आपको बताना है। तो ये 3-4 आपको क्या करते हैं पॉइंट्स लिखने हैं, और आप पॉइंट में लिख सकते हैं the wave and particle aspect of matter never appear simultaneously in the same experiment। में कभी भी वो appear नहीं हो सकते कि एक तरफ वेव आ रहा है एक तरफ पार्टिकल आ रहा है, कोई एक चीज आएगी साइमल्टेनियसली, आप उसको नहीं बता सकते। तो ये भी आपको बताना है। तो डी ब्रोगली मैटर वेव की प्रॉपर्टी जरूर पूछी जाती है, कहीं ना कहीं पूछी जाएगी 2 नंबर में, ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी क्वेश्चन के साथ ऐड होके आए या फिर वो अलग से ही शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आपसे पूछे। तो ये सारी चीज आपको प्रूव भी करनी होगी, तो आपको देखना भी है। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन हमने देख ही लिया एक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ से देख रहे हैं लुइस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 1905 लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एंड 1924 में लाइट बिहेव ए वेव। तो लुइस डी ब्रोगली को 1924 हाइपोथेसिस दिया और उन्होंने 1929 में उनको नोबेल प्राइज मिला इसी थ्योरी के लिए उनको। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। व्हाट इज वेव पार्टिकल, एक्सप्लेन द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, डिराइव एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये जो अभी हमने सारी चीज प्रूफ की है वही सारी चीज आपको बतानी है। फिर आपको डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव, जो भी अभी बताया हमने वो सारी चीज आपको मैटर वेव की पार्टिकल के बारे में लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन थे अभी जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम थोड़ा और बढ़ेंगे। अब आते हैं वेव पे। अब क्या है कि वेव क्या हो सकता है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? फेज फेज वेलोसिटी क्या होती है?
बोलिए भाई, फेज वेलोसिटी क्या होती है? बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आप लोगों ने यस ट्वेल्थ सर। ट्वेल्थ में पढ़ा होगा ना, याद करिए, फेज और ग्रुप वेलोसिटी। अभी तक तो हम केवल सिंपल चीज पढ़ रहे थे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, उसने क्या टर्म यूज किया, और उसने बताया कि ऑल द लाइट फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन सर बाय द वेव जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करती है। फेज 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 पूछ रहा हूँ मैं, फेज मतलब क्या होता है, और हम पूछ रहे हैं ग्रुप। ग्रुप का मतलब तो ग्रुप हो गया, क्लियर कट है। फेज का मतलब सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी को हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी को। तो सिंगल पार्टिकल का हमेशा फेज कांस्टेंट होता है और ग्रुप का हमेशा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो फेज वेलोसिटी या उसी को ही बोलते हैं वेव वेलोसिटी, इज द वेलोसिटी with which a wave of single frequency and wavelength travel through a medium is called phase velocity। तो आपको ये याद रखना है फेज वेलोसिटी क्या है। तो फेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं वीपी। तो फेज वेलोसिटी क्या है, उसी को ही बोलते हैं वेव वेलोसिटी। तो किसी भी सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी को हम बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई एक सिंपल प्लेन हार्मोनिक वेव है, ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या इक्वेशन लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, बताइए। एक्स डायरेक्शन में क्या होता है फॉर्मूला? y equals to y naught a sin omega t। वेरी गुड, y इज इक्वल टू वाई नॉट की जगह पे मैं a ले लेता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस के एक्स। यस सर। ए क्या होता है ये? एम्पलीट्यूड। ए हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। ये क्या कहलाता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और ये हो गया आपका फेज। यस। तो हमेशा याद रखना, सिंगल पार्टिकल का हमेशा फेज कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या होगा? फेज। फेज जो है कांस्टेंट होता है। ठीक, तो फेज को हम कांस्टेंट कर देंगे इस केस में। और ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, यस ठीक है। और के क्या है यहाँ पे? प्रोपागेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा। प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो अब एज पर द डेफिनेशन ऑफ फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फेज कांस्टेंट होगा, तो फेज कांस्टेंट कर दीजिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया। आप डिफरेंशिएट करो इक्वेशन को, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो कितना हो जाएगा ये? डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए, बोलिए, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ओमेगा बाई के। और डी एक्स डी टी क्या होती है? वेलोसिटी यानी वी, और फेज की निकाले थे वीपी लिख दो। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ये हो गई होती है 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई न्यू, और के हो गया 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इधर चला गया, यानी वीपी इज इक्वल टू कितना आ गया? न्यू लैम्डा। ये हो गया फार्मूला, ये हो गया फार्मूला आपका। तो फेज वेलोसिटी यहाँ से निकल गई। 2 नंबर का आपका डेरिवेशन आ जाएगा, ये पूछा जाएगा, डिराइव द डेरिवेशन फॉर फेज वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे? आप सीधा सीधा लिखोगे कि फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ which a wave of single frequency and wavelength travel through a medium is called phase velocity। तो आप किसी का एग्जांपल लिख देना, सिंपल या प्लेन हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज y is equal to a sin omega t minus kx। तो लिख देना एज पर द कंडीशन ऑफ फेज वेलोसिटी फेज विल बी कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट कर दीजिए और ये वैल्यू निकाल दीजिए, तो इससे निकल के आ गया आपका फेज वेलोसिटी vp is equal to ये। ठीक है, तो इस अब जब 2 से ज्यादा होंगे तो उसको हम बोलते हैं
ग्रुप वेलोसिटी। तो यही हम इसको प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रूव करने के लिए आपसे पूछा जाएगा इसी में ही, ठीक है, फेज वेलोसिटी से रिलेटेड ही। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अभी बताएं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो दैट डी ब्रोगली वेव ट्रेवल फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रूव कर सकते हैं आप? कैसे प्रूव करेंगे? सो दैट डी ब्रोगली वेव travel faster than velocity of light। क्या पॉसिबल है ऐसा? बताइए, प्रूफ करना है। आइंस्टाइन की मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उस हिसाब से तो लाइट ऑफ स्पीड यूनिवर्सल कांस्टेंट तो होनी चाहिए। तो शायद नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इस कंट्राडिक्शन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इफ लैम्डा इज द फ्रीक्वेंसी और न्यू इज द लैम्डा इज द वेवलेंथ और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो अभी अभी हमने निकाला वीपी इज इक्वल टू क्या निकाला था? न्यू लैम्डा, यही निकाला ना फेज वेलोसिटी का, ठीक है। बट वी ऑलरेडी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल दी, हो गया ई अपॉन एच। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन पी, ये भी हमको पता है। अब इन दोनों की वैल्यू को आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो कितना आ जाएगा? Vp इज इक्वल टू न्यू, न्यू की वैल्यू हो गई ई अपॉन एच, ये हो गया एच अपॉन पी, ये कैंसिल आउट हुआ, ई अपॉन पी आया, Vp इज इक्वल टू, और ये होता है mc स्क्वायर अपॉन पी। और P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। तो Vp इज इक्वल टू हो गया c स्क्वायर अपॉन b। तो ये प्रूव कर रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है। और याद रखना, किसी भी सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। v इज इक्वल टू वीजी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यदि पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। तो किसी भी बहुत सारे पार्टिकल की वेलोसिटी के सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी को हम ग्रुप के रूप में मान लेते हैं, इसलिए v इज इक्वल टू वीजी। तो ये वीजी लिख देंगे तो ये डेरिवेशन चेंज हो गया, वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वीजी। तो नया एक रिलेशन आ गया, वीपी डॉट वीजी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। तो एक तो ये प्रूफ कर दिया कि डी ब्रोगली वेव ट्रेवल फास्टर देन, वीजी बता दीजिए फिर से ये पार्टिकल वाला। किसी भी बहुत सारा वेव यदि ट्रेवल कर रहा है सपोज, तो इतने सारे वेव के हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब इतने सारे वेव के लिए अलग अलग तो काउंट नहीं कर सकते, तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी ही पूरे ग्रुप की वेलोसिटी को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हम v बराबर क्या मान लेते हैं? vg। मेरी बात समझ में आई? किसी सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी पूरे ग्रुप की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो कोई वेव है, ये सपोज एक वेव ये जा रही है, एक वेव ये जा रही है, एक वेव ये जा रही है, इधर से जा रही है, यानी बहुत सारी वेव जा रही है इधर की तरफ। तो आप इतने सारे वेव का हम एवरेज निकालते हैं तो बड़े दूर को, तो हम क्या बोल देंगे? किसी एवरेज निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, और किसी सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी को हम बोल देंगे ये ग्रुप की वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, जैसे भी हमने लिखा, सो दैट डी ब्रोगली वेव ट्रेवल फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये प्रूव करने के लिए आपका आ सकता है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में एक्चुअल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत माइन्यूट चीज़ें तो हम इसी चीज़ पढ़ा रहे हैं, ये आपके नॉलेज के लिए है। तो यहाँ पे बताया जैसे कि एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये देखिए, इफ सेवरल वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ and phase are superposed together, one would get the resultant which is a localized wave। ये देखिए, अब अलग अलग वेव है, बहुत सारी वेव, कहीं छोटी वेवलेंथ कहीं ज्यादा हो, और ये सुपरपोज करे एक साथ, तो उसको वेव पैकेट बोलते हैं। तो वेव पैकेट इज अ ग्रुप ऑफ वेव विथ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ
interfering with one another in a way that the amplitude of the group is non-zero only in the neighborhood of the particle. कभी भी बताया था कि कभी भी ग्रुप की वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है और सिंगल में फेज कांस्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वेव पैकेट का आपको डेफिनेशन पूछ सकता है और डायग्राम पूछेगा तो आपको इसी तरह का एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाना है, जैसे भी पीछे वाले में बनाया था ये वाला। तो ये वाले डायग्राम को आपको बना के दिखाना होगा फेज वेलोसिटी, एक ग्रुप वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब मेन जो है, अब प्रूफ कैसे करेंगे कि रियल लाइफ में वाकई में ऐसा कुछ होता है। तो रियल लाइफ में प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज कॉल्ड, पूछा जाएगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड हाउ डज दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। तो उसको हमें क्या कहते हैं, वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि मैं अभी एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, तो हम उसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। Davison and Germer experiment. In 1924, Louis de Broglie postulated that all forms of matter have both wave and particle characteristics. According to this hypothesis, electron, just like light, have a dual particle wave nature. Two American physicists, C.J. Davison and L.H. Germer, were the first to experimentally prove the wave nature of material particles in 1927. Displayed here is a block diagram of the experimental. देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो प्रूफ होता है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक क्रिस्टल होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं डिटेक्टर लगा होता है, ऊपर से लेजर बीम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करेगा। ये जिंक सल्फाइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल होता है जब उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी तो स्कैटर्ड होगा, तो स्कैटर्ड होंगे तो उसकी क्या कहते हैं, आप लोगों ने 12th क्लास में ब्रेग्स लॉ पढ़ा है, याद है? हेलो, 12th क्लास में ब्रेग्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला? हेलो गोपाल, साक्षी सर एक बार आप क्या रिपीट कर रिवाइज करवा दीजिए। 12th क्लास में आप लोगों ने ब्रेग्स लॉ पढ़ा है क्रिस्टल का, याद होगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यस सर। तो क्या पढ़ा था उसमें, याद है ना कि एक ऐसी क्रिस्टल होती है, उस पर कोई लाइट ऐसे स्ट्राइक करे तो यहाँ से लाइट क्रिस्टल पे पड़ेगी तो क्रिस्टल क्या रिफ्लेक्ट करेगी, ये क्रिस्टल एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करेगा और लाइट चारों डायरेक्शन पे जाएगी। तो उसको जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके जो इंटेंसिटी, उसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ प्लॉट करने और उसके इंटेंसिटी के बीच हम रिलेशन निकालते हैं। तो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो हमने फॉर्मूला लिया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 MEV वोल्टेज वाला, और 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा से जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू सेम निकलती है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाकई में उसको प्रूफ किया जा सकता है, वही ये एक्सपेरिमेंट यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। Setup used by Davison and Germer. It consisted of a nickel chloride crystal, the target, an electron gun, G, and a detector. The electron gun produced a beam of electrons. The electron gun used by them consisted of a tungsten filament, F, and high and low tension batteries. The low tension battery was used to heat the filament. The red hot filament produced an electron beam. A high tension battery was provided to accelerate the electron beam. The detector or the electron collector moved on a graduated circular scale.
A sensitive galvanometer was also connected to the detector. How did they perform the experiment? The electron beam was made to pass through a pinhole and made to strike the crystal normally. The electrons scattered in all directions, acting like waves. They observed that at certain angles, the detector indicated a peak in the intensity of the scattered electron beam. This maximum intensity was due to constructive interference, a phenomenon confined only to waves. Thus, they experimentally proved the wave nature of electrons. Davison and Germer plotted a graph taking the angle between the incident and scattered direction of the electron beam, phi, along the y-axis and the intensity of the scattered beam at different values of accelerated potentials along the x-axis. The nature of the graph is shown here. From the experimental curves obtained, the following conclusions were drawn. Intensity of scattering depends upon the angle of scattering, phi. अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 44 वोल्ट पे देखो ये ग्राफ इस तरीके से, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो ये ग्राफ थोड़ा सा किंक और बढ़ गया, नहीं और स्लोप गया। 54 वोल्ट पे मैक्सिमम है, 54 से आगे बढ़ाया तो वो फिर वापस अपने इस यानी कि पुराने में डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब 54 पे ये क्रिटिकल वैल्यू हो गई, जब जहाँ पे वो सबसे ज्यादा वो मैक्सिमम एलिवेशन, उसके बाद वो ओरिजिनल की तरफ जा रहा है। A bump or kink always occurs in the curve when phi is equal to 50 degrees. This bump or kink increases as the accelerating potential difference is increased. At 54 volts, this bump is maximum and then it decreases on further increase of potential difference. This peak indicated the wave behavior of the electrons. Thus, Davison-Germer experiment verifies de Broglie's hypothesis of wave nature of matter particles. ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको प्रूव किया गया था। अभी इसको हम एक स्लाइड से और प्रूव कर देते हैं आपको। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। The beam of electron emitted by the electron gun is made to fall on the nickel crystal। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस पे, निकल क्रिस्टल पे आती है, और जब निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन आएगी तो स्कैटर्ड होगी, और जो स्कैटरिंग होगी उसको हम किससे, डिटेक्टर से डिटेक्ट करेंगे। So the energy of incident beam of electron can be verified by changing the applied voltage। हम यहाँ से वोल्टेज जो है चेंज करते जाएंगे, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो जिस मैक्सिमम वोल्ट पे लिखा है ना, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी द मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 50 डिग्री। तो मैक्सिमम 50 डिग्री बनता है, यानी मैक्सिमम जो एलिवेशन दिखाई दे रहा है वो 50 पे, उसके आगे वो फिर कम होने लगता है। तो वो उसको हमने निकाल दिया। इसको टोटल एंगल निकालेंगे आप, ये वाले एंगल को इधर से पूरा ये एंगल, तो कितना होगा ये एंगल, इसको बोल रहे हैं हम, ये वाला एंगल। ये हो गया 180 एंगल, ये वाला पूरा। ठीक है, ये बीच में आप कर रहे हैं तो ये थीटा एंगल इधर, थीटा एंगल इधर, तो 2 थीटा हो गया। और कितना है, 180 ये टोटल है, और 50 डिग्री मैक्सिमम है, तो निकल के आ रहा है 65 डिग्री। तो हमने जो पढ़ा 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के अनुसार जो वैल्यू आ रही है लैम्डा की आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.65। अब यही चीज जो हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में निकाला है उससे हम प्रूव कर दो। यदि मास पता है, चार्ज पता है, वोल्टेज पता है, प्रूव करेंगे तो कितना आ रहा है, 1.67 आ रहा है।
इसका मतलब ये 1.65 और 1.67 दोनों लगभग बराबर हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहा है कि वह रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो ये 10 नंबर का यानी कि आपका क्वेश्चन है जो आपको पूरा प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, डेविसन एंड जर्मर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड हाउ डज द एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। तो केवल आपको डिस्क्रिप्शन में इतना ही लिखना है जितना आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और आपको ये जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है उसको दिखाना है आपको, ये कि 2D sin थीटा अनुसार के अनुसार 1.65 आ रहा है, और हमने डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा इक्वल टू h/√2mv के अनुसार वोल्टेज लिखेंगे। तो वोल्टेज हमारा 54 रहते हैं, यहाँ 54 लिख के सॉल्व करोगे तो ये आएगी वैल्यू 1.67 विच इज नियर अबाउट द 1.65। तो ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? सर डायग्राम भी बनाना होगा एक्सपेरिमेंट का? हाँ, ये देखिए ये डायग्राम बनाना है आपको, फिर इसके बाद ये सारे डायग्राम बनाना है। नंबर 1 44 वोल्ट पे कितना था, 48 पे कितना था, 54 पे कितना था, और 64 पे। तो मैक्सिमम जिस पे आ रहा है उससे कैलकुलेशन करना है। ये 50 डिग्री पे मैक्सिमम पे, मैक्सिमम एलिवेशन कहाँ हो रहा है, उसके बाद वो फिर से स्लो डाउन हो रहा है, तो उसको नहीं लेना है। तो ये 10 नंबर का इम्पोर्टेंट है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? पूछिए भाई, क्वेश्चन पूछिए। हेलो, नो डाउट। यही सारी चीज यहाँ पर भी बताई गई है सेम, फिर से दूसरे स्लाइड के थ्रू। सर हम क्रिस्टल बस निकल क्रिस्टल ले सकते हैं और कोई नहीं नहीं, कोई सा भी क्रिस्टल, एनी वन। मैंने पहले बताया जिंक सल्फाइड ले सकते हो आप, डायमंड क्रिस्टल ले सकते हो, निकल सल्फाइड यहाँ लिया है, हम जिंक सल्फाइड ले सकते हैं। क्रिस्टल कुछ भी होता है क्योंकि सारे क्रिस्टल रिफ्रैक्शन हो करते हैं, यानी कि केवल जिंक सल्फाइड ही करता हो। तो किसी भी क्रिस्टल को आप लेके उससे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो हमारे सिलेबस में जो, मैं आपको सिलेबस भी बताते चलता हूँ एक मिनट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में जो सिलेबस इनिशियल था वो था वेव पार्टिकल ड्यूरेटिव बता दिया हमने, मैटर वेव बता दिया, फिर अभी अभी हमने जो बताया उसी का पार्ट बता रहे हैं सारे। इसके बाद सारे डेरिवेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, बोहर इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ स्टेशनरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल एंड कॉम्पोनेंट। ये लगातार 5 डेरिवेशन है, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसको पहले समझना जरूरी है, बाकी तो इसमें वो है। इसके बाद है बोहर हाइपोथेसिस। तो बोहर का हाइपोथेसिस और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वो भी सेम है। तो बोहर का हाइपोथेसिस क्या था, कोई बता सकता है? बोहर का हाइपोथेसिस जो आप लोगों ने पढ़ा है क्या था? क्या था बोहर का हाइपोथेसिस? बताइए। बोहर हाइपोथेसिस क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। सर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन फिक्स एनर्जी सर उसका। देखो, अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट, यही बताया गया था ना। एंड ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। याद आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल जो पढ़ाया गया था उसमें लिखा था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पेयर के साथ हो सकते हैं। तो उसी में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस में डिफरेंट ऑर्बिट में करेंगे, एंड ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब MVR किसके बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इसके बराबर होगा। तो ये है हमारा बोहर हाइपोथेसिस। लेकिन according to de Broglie
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट बिहेव लाइक अ वेव, यहाँ वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट और विच ऑर्बिटल, अब यहाँ पे ऑर्बिटल का सर्कमफ्रेंसेस लेना पड़ेगा, तो सर्कमफ्रेंसेस कितना हो गया 2 पाई आर, ये किसके बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम चेंज करते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू एन, एच बराबर क्या होता है एच अपॉन पी, ठीक है। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, 2 पाई को इधर ले आइए, ठीक है, पी को उधर ले जाइए, तो सारा चीज चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसको चेंज करेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, ये हो जाएगा आपका एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो वो सेम हो गया कि नहीं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो विच इज बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो ये दोनों को फॉलो करता है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन द बोहर क्वांटाइजेशन रूल या राइट डाउन द बोहर क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो आपको यही बताना है, अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द डिफरेंट ऑर्बिट एंड एज पर द रूल ऑफ only those orbital are possible for which orbital angular momentum is of the electron is equal to the integral multiple of h upon 2 pi. But according to the de Broglie hypothesis, electron in various orbit behave like a wave, and stationary orbit or which orbital circumferences are integral multiple of वेवलेंथ के बराबर होता है। दोनों को आप कंपेयर करा दीजिए, प्रूव कर दीजिए, ये कहलाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। अब यहाँ तक जितना आज पढ़ा है इसमें सब आप क्वेश्चन पूछते जाइए, क्योंकि हम जब कल स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका सारा डेरिवेशन पार्ट। आज तो हमने केवल ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये सारी चीज डिस्कस की है और न्यूमेरिकल देखा है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। सर ये अगेन समझा दो इसी को, चलिए समझा देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बोहर हाइपोथेसिस पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था बोहर का हाइपोथेसिस, कि कोई भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब होता है तो कैसे होता है, रूल था ना बोहर का कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तब होगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है एम बी आर इंटीग्रल मल्टीपल एच अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, ये बोहर का रूल है। और इलेक्ट्रॉन का रूल यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में यदि होता है तो वो वेव की तरह होता है, वेव की तरह मूव करता है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, स्टेशनरी एक ऑर्बिट है ये, तो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो कितने के बराबर होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है वेव का वेवलेंथ ले लिया। तो इसको दोनों को कंपेयर कराना है, ये बताना है कि ये जो है इसको फॉलो करता है, तो फॉलो कर रहा है, दिखाई दे रहा है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी, तो 2 पाई आर एन एच अपॉन एम बी को इधर ले जाओ, एम बी ये आर और 2 पाई को इधर ले आओ तो हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है बोहर हाइपोथेसिस को सेटिस्फाइड कर रहा है, बस ये बताना है आपको, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग से जो देखा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने जो रिवाइज किया था वो किया था लाइट हैज अ ड्यूल नेचर बताना है बिफोर द क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। So as per the classical theory, we already know that on behalf of the classical theory, we can explain the interference, diffraction, polarization, all this phenomena is behalf of the classical theory, यानी कि wave theory के base पे। But at the same time, when we want to discuss about the photoelectric effect, Compton effect, specific heat, black body radiation, इन सब चीजों को यदि हम चाहें कि वेव थ्योरी के द्वारा पे करें तो we cannot. So the quantum थ्योरी कैन एक्सप्लेन ऑल दिस फिनोमेना। तो क्वांटम थ्योरी आ गई 1900 के बाद, पार्टिकल थ्योरी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी लाइट का सारा फिनोमेना, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी लाइट का है, दोनों लाइट के हैं। तो लाइट के फिनोमेना को हम क्या है सीधा सीधा किससे प्रूव कर रहे हैं भाई, ये हो गया वेव प्लस पार्टिकल, वेव और पार्टिकल यानी ड्यूल नेचर हो गया, दोनों ही, ये भी क्या कहते हैं लाइट का है और नीचे ऊपर वाला भी लाइट का है, तो दोनों ही केस हमारे लाइट के हैं।
इसको भी लाइट बोलते हैं, काउंटर इफेक्ट भी लाइट का है, इंटरफेरेंट डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन वो भी लाइट के हैं। जितने भी लाइट के फिनोमेना हैं वो ड्यूल नेचर के बेस पे सॉल्व होते हैं। फिर हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लिया, फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी फोटोन की प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि न्यूट्रल होता है, स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा और उस पर इलेक्ट्रिकमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है उसमें। फिर आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ में बताना है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मूविंग पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद पार्टिकल, वेव के साथ ही पार्टिकल एसोसिएट होगा। लेकिन हम उल्टा भी प्रूव करके बता दिए, अभी बताए थे कि Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, कि लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा है, यानी पार्टिकल आगे बढ़ जाए और वेव पीछे छूट जाए, ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है डेरिवेशन के थ्रू, वैसे नहीं प्रूव है। फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्लांट क्वांटम थ्योरी इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज ए डिस्क्रीट and light is the form of a small bundle of packet of energy which is called photon. So hence light behave as a wave on one hand and as a particle on the other hand. So this nature of light is known as a dual nature, while this property of light is called de Broglie deep wave particle duality. तो ये आपको बताना है, प्रॉपर्टी बतानी है उसकी, अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करना है, ये ध्यान रखिए। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो रहेगा तो हम तो ये आप लोग इसको ढंग से एक बार मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, सेव हो गया।